Assalamu alaikum, dear friends. Myself, your biology teacher, and today I am going to start your biology for accounts assistant posts. सबसे पहले मैं आप सबको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपने टाइम की कदर कीजिएगा. डोंट वेस्ट योर टाइम. जितना भी आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप वो यूटिलाइज़ करिए पढ़ने के लिए. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमने पुराने बैच में पढ़ाए थे उसमें सिलेक्ट हो गए और कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं हो पाए. तो सिलेक्शन होना या ना होना ये मैटर करता है बहुत कुछ आज की लाइफ में, लेकिन इंसान को अपनी तरफ से हमेशा मेहनत करनी चाहिए. हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है, ठीक है. तो इस बार पुराने जो एग्ज़ाम था, जो पुराना एग्ज़ाम था, उससे ज़्यादा इस बार कंपटीशन है, क्योंकि काफ़ी प्रिपरेशन में पहले से ही स्टूडेंट्स हैं और नए भी स्टूडेंट्स ऐड हो गए. सो यू हैव टू थिंक दैट यू हैव टू secure more and more marks than you have secured for the last time. अगर पिछले टाइम अगर फॉर एग्जांपल कितना काट हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, अगर 70 काट हुआ या 80 काट हुआ तो आपको इस बार समझना है कि 10 मार्क्स ज़्यादा ही कट हो जाएंगे. ओके, उससे भी ज़्यादा हमें प्रोक्योर करने हैं. सो हमने पुराना जो बैच है वो भी पढ़ाया था, पुराने अकाउंट्स असिस्टेंट बैच जो हमने पढ़ाए थे काफ़ी सारे. उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी सक्सेस मिली. जो भी हमने पढ़ाया बायोलॉजी में उसमें से क्वेश्चंस निकले हैं, तीनों क्वेश्चंस. दैट मीन्स 100% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम आवर टॉपिक्स दैट आई टॉट यू. अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से ही आपके सामने क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में. बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. हम सबसे पहले सिलेबस की तरफ देखते हैं. देखिए, आपका जो जनरल साइंस है इसमें 10 मार्क्स हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें 10 सेक्शंस हैं. और इसका मतलब ये है कि हर किसी सेक्शन के एक एक मार्क्स हैं. अब बायोलॉजी की बात करते हैं. देयर आर 5 सेक्शंस इन द बायोलॉजी. तो आप खुद बताइए इसमें कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं. 5 मार्क्स. ठीक है. पिछली बार जो हमने अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में पढ़ाया था उसमें हमने 3 मार्क्स के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी और 3 क्वेश्चन वहाँ आ गए थे. इस बार 5 मार्क्स हैं तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 मार्क्स आएंगे. साइंस में 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में होंगे. ये आप लिख के लीजिए. और इसलिए आपको बायोलॉजी को नज़रअंदाज नहीं करना होगा. जितना भी मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह आई एश्योर कि उसी में से आएगा जैसे पिछली बार भी आया था. सो हम जब बायोलॉजी के सिलेबस को आप देखते हैं, यहाँ पे पुराने सिलेबस से कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है. ये देखिए, ये न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, ये एक छोटा सा टॉपिक मिल रहा है पुराने सिलेबस से. यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ ये भी मिल रहा है. बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मिल रहा है. अब देखिए, ये वाइटामिन्स जो हमने पिछले अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए पढ़ाया था वहाँ पे हमने न्यूट्रिशन में ही पढ़ाया था. यहाँ पे इन्होंने अलग डाल दिया. वहाँ पे हमने ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ाया था बिकॉज ये अलग से वहाँ पे क्वेश्चन नहीं था. सो इट वॉज लाइक अ वेरी स्मॉल सब पार्ट ऑफ द मेन क्वेश्चन न्यूट्रिशन. तो आज ये डिटेल में पढ़ना है. यहाँ पे इकोसिस्टम दिया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन दिया है. ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो है ये आपके जनरल स्टडीज़ में भी उन्होंने डाल दिया है जहाँ पे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है. इंशाल्लाह वो भी मैं पढ़ाऊँगा. मैंने ऑलरेडी केस के लिए लेक्चर्स दिए हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ. लेकिन आपको मैं बता दूँ कि आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है. आपके लिए मैं वो बहुत ही क्रिस्प अंदाज में आपको विद इन 4 और 5 लेक्चर्स क्लियर करूंगा और उसी में से इंशाल्लाह क्वेश्चन आएगा. अब देखिए, अब आपको टेंशन ये होगी कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी जो कि नए स्टूडेंट्स हैं जिनने पुराने एग्जामिनेशन में पार्ट नहीं लिया था. उनको पता नहीं बेचारों को क्या सा पेपर आएगा, है ना. जिन्होंने ऑलरेडी दिया है उनको पता है कि किस किस्म का पेपर आता है. तो अब देखिए, उनके लिए जिनको पता नहीं किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए, ये पुराना जो पेपर है जो लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का था उसमें 3 जो क्वेश्चन बायोलॉजी में आए थे वो ये है. पहला क्वेश्चन ये आया था कि आप हमें बताइए कि एक विटामिन की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स और डिलेड हीलिंग ऑफ वाउंड्स होती है. उस विटामिन का नाम बताइए. और ये आपको पता है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था विटामिन्स, यहाँ पे देखिए मैंने जब विटामिन सी की बात की थी तो वहाँ मैंने बताया था इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है और डिलेड वाउंड हीलिंग होती है. सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इजंट इट. सो इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन सी. देखिए, यहाँ पे मुझे लगा कि यह बायोलॉजी में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन मकसद की बात इसमें छोटी होती है. देखिए, यहाँ पे लिखा है देयर आर 13 विटामिन्स विच आर एसेंशियल. वो ये इसमें मकसद की बात ढूंढनी है. क्या है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिलेड हीलिंग ऑफ
वाउंड्स, यही बात है इसमें किसकी डेफिशिएंसी से होता है ना। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट जो आया था, 3 ही क्वेश्चन आए थे वो। देखिए यहाँ पे सिंपल में एक क्वेश्चन डाल सकते थे, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। इन्होंने घुमा फिरा के वही पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। देयर इज अ वर्सेटाइल ऑर्गन, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, उसमें काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं जो कि टच सेंसेशन के लिए लगती हैं, या विटामिन डी बनाता है, बनाने के लिए इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट में ये पूछ सकते थे कि आप हमें बताएं लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है बॉडी का। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको ये कई बार मैंने बताया आपको, लेकिन एक जगह मुझे यहाँ पे नोट्स में दिखा कि जब हमने आपको दिस इज शायद मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, वो याद रखें। जैसे मैंने कहा था लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर हम आए थे लार्जेस्ट ऑर्गन पे, और यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था एक और कन्फ्यूजन होता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क है। लार्जेस्ट ऑर्गन मैंने बताया था दैट इज स्किन, और ये हमारी बॉडी के सरफेस पे होता है। और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की जब हम बात करते हैं, हमने बताया था आपको दैट इज लिवर। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखा था थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। देखिए ऑप्शंस में पहले स्किन लगाया और दूसरा लिवर लगाया। मुझे जहाँ तक लगता है कई सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक उनको गलत भी हो सकता हुआ होगा, उन्हें लिवर भी दिया होगा इसकी मतलब इसकी ऑप्शन। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा था, जिन्होंने अच्छे से ये लेक्चर देखा था, और कई जगहों पे आगे भी मैं बताता हूँ, जिन्होंने मेरी बातों का गौर किया था, वो उन्होंने ये गलत नहीं किया होगा, उन्होंने स्किन इसका आंसर लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आया था देखिए ये डिजीज़ पे आया था। मैंने जब आपको डिजीज़ पढ़ाया था ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो वो गौर कीजिएगा, आप रिमेंबर कीजिएगा, एक तो मैंने कहा था या तो वो पैथोजन पूछेंगे, कौन सा पैथोजन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, या तो वो पूछेंगे कौन सा वेक्टर है। डिजीज़ कौन सा है, पैथोजन कौन सा है, या वेक्टर कौन सा है। देखिए यही क्वेश्चन आया है। ये पूछ रहे हैं कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, ये 17% ऑफ ऑल इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, और इससे लगभग 7 लाख डेथ्स होती हैं एनुअली। आप यहाँ पूछते हैं कि अब हमें बताइए कौन सी ऐसी डिजीज़ नीचे है जो कि वेक्टर से नहीं फैलती है, जो कि वेक्टर बॉर्न नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर कॉलरा है, लेकिन आपको मैं दिखाऊं नोट्स में भी। देखिए ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज आपको डिजीज़ की इंट्रोडक्शन दी थी, वहाँ मैंने आपको नॉन कंटेगियस डिजीज़ जब पढ़ाया था, फिर मैंने बताया था ये वो डिजीज़ हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म या किसी वेक्टर या किसी व्हीकल से फैलती हैं। और मैंने वेक्टर जब बताया था आपको, तो वेक्टर आपको समझ आ गया था दैट इज अ लिविंग। अगर कोई डिजीज़ एक ऑर्गेनिज्म से, एक हेल्दी, एक इन्फेक्टेड, ये देखिए एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर कोई पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट, अगर कोई पैथोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए फैलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए फैलता है, उस वक्त उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वेक्टर। और वो डिजीज क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज। समझ आ रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोन है, एक ऐसा पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जो कि मलेरिया काज करता है, लेकिन इसको फैलाने के लिए क्या लगता है, फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो, एक मॉस्किटो होती है ना फीमेल वाली, वही इसको फैलाती है। तो यहाँ पे वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफ्लस मॉस्किटो। तो ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए जब मैं इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करूँगा, आपका पहला टॉपिक ही करेंगे थोड़ा सा उसका, आप याद रखिए, आप एक चीज़ जहन में रखिएगा, हर बात पे गौर कीजिएगा, अच्छे से इंटरेस्ट के साथ आप सुनिएगा, देखिएगा। इंशाल्लाह जितना भी मैं पढ़ाऊँगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, आई एश्योर यू। अब देखिए नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट नहीं होती हैं, उनके लिए कोई वेक्टर नहीं होता, वो फूड या एयर या वाटर के जरिए फैलती हैं, या ब्लड के जरिए भी। मैंने वहां कहा था कि इनको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं कहते हैं, ये किन से फैलते हैं, ये व्हीकल से ट्रांसमिट होती हैं। तो अब यहाँ पे कॉलरा आया था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिनने ये कॉलरा यहाँ पे नोट्स में नोट किया होगा अच्छे से, उनको पता है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये खाली फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे मैं किसी ऑर्गेनिज्म की जिक्र नहीं कर रहा हूँ ना। सो गौर से आप देखेंगे, फूड एंड वाटर से जो फैलती है डिजीज, दैट इज व्हीकल बॉर्न डिजीज, नॉट ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो इसको जट से आप क्या कर सकते थे, कॉलरा लिख सकते। द ऑप्शन व्हाट इज देयर, दैट इज कॉलरा। सो दिस इज द वे द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ओके, ये देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस को पूछा। यहाँ पे सिंपल में पूछ सकते थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर बॉर्न डिजीज, लेकिन ऐसी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इतनी डेथ्स हैं, 17% है। तो एसएसबी को जब हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी तरह से हटके होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन आपने अगर कंसेप्ट को अच्छे से देखा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो अच्छे से देखेंगे, और वो नोट्स जो भी आपके सामने होंगे उनको रिवाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। आज हम थोड़ा सा आपके पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि पहला टॉपिक आपका है दैट इज न्यूट्रिशन। थोड़ा सा पढ़ेंगे,
नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे से उसके आगे जाएंगे। देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? आप सबको पता है न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है कि सारे ही अपने आसपास एनवायरनमेंट से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं और फिर अपनी बॉडी में उस खुराक से अपने लिए ताकत निकालते हैं, जो भी रोज़मर्रा के काम करने हो, या हमारी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, वो उस फूड से निकालते हैं। या नए मटेरियल जो हम बनाते हैं, जैसे हम ग्रो करते हैं तो उस वक्त भी हमारा नया नया मटेरियल ऐड होता है, या रिप्रोडक्शन होती है, बच्चा बनता है वो, तो उसमें भी नए नए मटेरियल लगता है। या फॉर एग्जांपल किसी को ज़ख्म आ गया, वो ज़ख्म पूरा बढ़ जाता है तो उसके लिए भी मटेरियल लगता है। फूड से एनर्जी भी निकालते हैं, अपने लिए मटेरियल भी निकालते हैं। और फूड में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, जो कि ना ही एनर्जी देते हैं, ना ही बॉडी को बिल्ड करने के लिए लगते हैं, बल्कि वो बॉडी की फंक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए लगते हैं। तो यही मकसद जो है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आसपास से अपना खुराक हासिल करेगा और फिर इस खुराक से अपने लिए एनर्जी, मटेरियल या कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डिराइव करेगा इससे, जिससे वो खुद को अच्छे से हेल्दी तरीके से मेंटेन करेगा। इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन में यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ जहन में रखना चाहिए, न्यूट्रिशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, अगर ये उनमें ये प्रोसेस ना हो, ये न्यूट्रिशन ना हो, वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है ये? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, बताइए। ऑब्टेन करना है फूड एनवायरनमेंट से। ऑब्टेनिंग फूड किससे? एनवायरनमेंट से। और फिर इस फूड को क्या करना है? फूड को अपनी बॉडी में यूज करना है। क्या क्या चीजें निकालनी है इसमें? मैंने कहा था एक तो एनर्जी निकालते हैं, इससे एनर्जी निकालना है। दूसरा, इससे बिल्ड करने के लिए क्या निकालना है? मटेरियल निकालना है। तीसरा, मैंने कहा था कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इससे निकालने हैं जो कि क्या करने के लिए लगेंगे? प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। हम कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, फूड में ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, मटेरियल मिलता है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस वो कौन है जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस को, नॉर्मल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए लगते हैं? आप सबको पता है दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनसे ये चीज़ें हमें मिलते हैं, दोज कंपोनेंट्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? टेल मी। दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मुझे पता है, आप सबको पता है, दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अच्छा, बिल्ड करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग या बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस है, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? दोज आर प्रोटीन्स, इजंट इट? और वो सब्सटेंसेस, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि ना ही एनर्जी देते हैं, ना ही मटेरियल देते हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो कौन से? वो बहुत ही कम अमाउंट्स में लगते हैं हमें, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबको पता है, इतना अभी तक ये कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता है कि इसके अलावा फूड में खास किस्म के और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एक और किस्म का, जिसे हम कहते हैं रफेज। रफेज क्या होता है? ये नॉर्मल जो एनिमल्स में पर्टिकुलरली, ये उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको हेल्दी रखने के लिए लगता है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए लगता है। तो दिस इज कॉल्ड रफेज, इजंट इट? एक मिनट, ये रफेज जो है ये हमें ना ही एनर्जी देते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स में सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है। जनरली हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सेल्यूलोजिक मटेरियल डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम जो ह्यूमंस होते हैं हम ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो जो प्लांट्स में जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है वो हमारे गट को हेल्दी रखता है। ये मैं आगे बताऊंगा सब कुछ, लेकिन अभी इतना ही आपको याद रखना, रफेज भी इसमें होता है जो हेल्दी गट के लिए लगता है। हेल्दी गट एंड डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन सब अभी कोई भी ऐसे मतलब टेंशन नहीं लेना कि हम अभी प्लांट का नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है। आपने ऑलरेडी ये सुना होगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये फूड है। व्हाट इज अ फूड? फूड क्या है? देखिए, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए न्यूट्रिएंट्स निकालता है, दैट इज कॉल्ड द फूड। समझ आ रहा है? तो यहां पे मैं लिखता हूं। अच्छा, आप मुझे बताइए, फूड एंड एक और टर्म है
अक्सर ये एक साथ लिखते हैं, फूड एंड डाइट। क्या इनमें कोई डिफरेंस है? देखिए ये सिंपल है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी कंज्यूम करता है अपनी बॉडी में लेता है और फिर उससे एनर्जी निकालता है और अपने लिए बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स निकालता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या देगा, जो भी कंज्यूम किया जाएगा और फिर क्या देगा, फिर बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स देगा, दैट इज कॉल्ड ए फूड। जैसे मैं कहूंगा एप्पल, एप्पल फूड है, मैं कहूंगा बनाना, ये भी फूड है, इजंट इट? इसी तरह से काफ़ी सारे फूड्स हैं, मैं कह सकता हूँ मिल्क कह सकता हूँ, कैबेज कह सकता हूँ, कुछ भी। अब देखिए डाइट क्या है। देखिए डाइट एक्चुअली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिचुअली क्या कंज्यूम करता है, हैबिचुअली कंज्यूम्ड। जैसे मैं आपको बताऊं, हम जो कश्मीरी होते हैं, हम हैबिचुअली क्या कंज्यूम करते हैं? राइस, टी, चपाती, बहुत सारा साग और बहुत सारा मीट। दिस इज आवर हैबिचुअल डाइट एंड दिस इज आवर डाइट, हैबिचुअली कंज्यूम्ड फूड एंड दिस इज आवर डाइट। आप कह सकते हो, कभी हम कहेंगे इसी लिहाज से कह सकते हैं कश्मीरी डाइट, ठीक है। हम कह सकते हैं अफगानी डाइट, हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वेजिटेरियन डाइट, इस जिसमें नॉन वेज कुछ ना हो, जिसमें दालें हो, सब्जी हो, फल हो, ठीक है, चावल हो, ग्रेन्स हो। अच्छा वेजिटेरियन, हम कह सकते हैं एक और डाइट, सपोज कीटो डाइट, कीटोजेनिक या कीटो डाइट। ये डाइट क्या है, आजकल इसकी ज्यादा जिक्र हो रही है नेट पे, ये सारे बोलते हैं ये हेल्दी डाइट है, सबसे इससे फैट फटाफट उतरता है। ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी होते हैं। कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं बताऊंगा सब। अब देखिए ये तो आपको समझ आ गया फूड क्या है और डाइट क्या है। अब जो हम डाइट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी अपने लिए डाइट तराशता है अपने एनवायरनमेंट से, आपको पता है कि ये जो डाइट है, ये कभी ये डाइट प्रॉपर हो सकता है, कभी ये प्रॉपर नहीं हो सकता किसी के लिए। इसी लिहाज से हम कहते हैं कि डाइट जो है या तो ये बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड डाइट होगा, ठीक है, या ये अनबैलेंस्ड डाइट होगा, अनबैलेंस्ड डाइट होगा। बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं और अनबैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? देखिए आपको पता है डाइट जो हम लेते हैं, हैबिचुअली कंज्यूम करते हैं फूड, हमारा मकसद क्या होता है? इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, प्रॉपरली मिलने चाहिए। और जो भी हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे अंदर क्या क्या ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स हम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है ना, फैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, रफेज है, वाटर है। देखिए हम हैबिचुअली कंज्यूम कर रहे हैं फूड, तो उसमें ये सब कुछ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं या जो हमारा डाइट है, उसमें इन सब का खास प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, खास प्रपोर्शन कि कार्बोहाइड्रेट्स इतने लेने हैं, प्रोटीन्स इतना, फैट्स इतना, विटामिन्स मिनरल्स इतना, वाटर इतना, रफेज इतना, इसका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये एक प्रॉपर से बेहतर हम लिख सकते हैं ऑप्टिमल प्रपोर्शंस। जनरली आपको मैं बता ही दूं, जो एक एवरेज एडल्ट होता है उसके लिए अगर हम देखेंगे क्या प्रपोर्शन रहना चाहिए उसके डाइट में इन फूड्स का, समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो उसका फूड है उसमें अबाउट 60% जो फूड का होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स से होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट 60% होना चाहिए। फैट्स का अबाउट 25%, इसी तरह से आपका प्रोटीन के अबाउट 15%। सॉरी ये प्रोटीन का मैंने पहले लिखा, एक मिनट, यहां पे प्रोटीन का अबाउट 15%, फैट्स का अबाउट 25%। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत ही कम ज़रूरत है, ये हम इसकी परसेंटेज लिख ही नहीं सकते, बहुत ही कम, मतलब ट्रेसेस, ठीक है। रफेज एंड वाटर ये तो बहुत ले सकते हैं, इनका ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो इसका ऊपर नीचे थोड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जनरली क्या लेना चाहिए, ये ऑप्टिमल कंसंट्रेशन या प्लेंटी हम कह सकते हैं, प्लेंटी में दोनों कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिल सकती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे मिल सकती हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करेंगे तो इनको हमें क्या खाना होगा? प्रोटीन रिच फूड्स खाने होंगे, जैसे एग्स होंगे, आपका मीट हो गया, आपकी दालें होगी, एग्स, मीट, पल्सेस। अच्छा इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी, उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी होना चाहिए, जैसे हम जो राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं। विटामिन्स मिनरल्स भी होने चाहिए, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, हम जो ये खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं। रफेज भी होना चाहिए, जैसे हम सलाद खाते हैं। वाटर भी होना चाहिए। तो एक्चुअली हम बैलेंस्ड डाइट कैसे इंश्योर करेंगे? ये इंश्योर होगा जब हम सब वैरायटीज़ खाएंगे, कंज्यूम मोर वैरायटीज़, याद रखिएगा।
और अगर ये जो हम डाइट खा रहे हैं इसमें सब कुछ बैलेंस में है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, सबका सबकी कंसंट्रेशन जो है, सबकी जो इसमें अमाउंट्स हैं वो प्रॉपर प्रपोर्शंस में है कि कार्बोहाइड्रेट 60% है, प्रोटीन 15% सारा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम है या क्वांटिटी ज्यादा है। बंदा फॉर एग्जांपल बंदे को 1 किलो का फूड चाहिए, वो 10 किलो खाता है एक दिन मर जाएगा ना। तो इसी तरह से या एक बंदे को 1 किलो का फूड चाहिए टोटल में, वो खाता है एक 100 ग्राम खा रहा है। दैट मीन्स कि इसकी जो क्वांटिटीज भी होनी चाहिए, क्वांटिटीज भी होनी चाहिए क्या, वो भी ऑप्टिमल होनी चाहिए, न ज्यादा न कम। और अगर यही चीजें अपोजिट हों कि प्रपोर्शन जो है, प्रपोर्शन भी बराबर नहीं है, प्रपोर्शन इम्बैलेंस्ड है, ये बराबर नहीं है, या क्वांटिटीज जो है ना, क्वांटिटी जो है ये भी बराबर नहीं है, तो उस वक्त उस डाइट को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। तो याद रखिएगा, बैलेंस्ड डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमंस की अगर बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस्ड डाइट, और इसीलिए आप सब चीज़ें खाया करें। ये नहीं बोलना चाहिए मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, घर वालों को बोलते हो ये नहीं खाता वो नहीं खाता, सब खाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी दुनिया में जो भी फूड आइटम बनाया, हर किसी में अपने अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अपने अपने फ़ायदे होते हैं। और याद रखिएगा, कोई बोलेगा कि मैं सप्लीमेंट्स खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, उससे मैं सेहतमंद रहूंगा, नहीं, वो नहीं है। नेचुरल फूड इज़ नेचुरल। और बैलेंस्ड डाइट में ये भी याद आप रखेंगे कि अगर आप फ्राइड फूड्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बेहतर है, या ज़्यादा शुगर वो भी कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जहन में, अब एक चीज़ आप समझेंगे वो ये है कि क्या ये बैलेंस्ड डाइट हर किसी के लिए सेम रहता है कि वैरी भी हो सकता है। देखिए मेरे पास सपोज यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट की थोड़ा मैं और बताऊंगा। बैलेंस्ड डाइट एक दो पॉइंट्स टाइम है। बैलेंस्ड डाइट के बारे में सपोज मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए, सपोज आपके सामने एक चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है, आपके सामने एक एडल्ट मेल है या एडल्ट है, आपके सामने फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वोमैन है, ठीक है, आपके सामने फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, यहां हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर है। आप मुझे खुद बताइए, क्या सबके लिए एक ही डाइट रहेगा, सबके लिए बैलेंस्ड डाइट एक किस्म का होगा? नहीं। याद रखिएगा, अगर आप बॉडी बिल्डर को वो वाला डाइट देंगे जो मैंने पीछे बताया था 60%, उसको बोलेंगे आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, वो खुदकुशी करेगा, वो बोलेगा मैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ से खाऊंगा। बॉडी बिल्डर्स अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, दे यूज़ मोर प्रोटीन, क्योंकि उनको नई नई ग्रोथ करनी है ज़्यादा। इसी तरह से चाइल्ड को भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटीन चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई मजदूर है, डेली वेज वर्कर है, वेज वर्कर जो काम करता है, ज़्यादा काम करता है, उसके लिए डाइट में, उसके डाइट में ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, फैट अगर वो कंज्यूम करेगा या कार्बोहाइड्रेट्स उसके डाइट में, तो ये वैरी होता है। जो मैंने पीछे बताया था दैट इज़ एवरेज इंसान के लिए, लेकिन ये वैरी होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन न्यूट्रिएंट्स का प्रपोर्शन वैरी होगा। और आपको मैं बताऊं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करने चाहिए। ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करनी है इसके लिए नहीं, फिर भी प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे डाइट्स जो होते हैं उसमें जनरली प्रोटीन लैग करता है। हम चावल खाते हैं और हम ये खाते हैं, क्या कहते हैं, साग खाते हैं, उसके साथ हमेशा चावल के साथ दाल खाया कीजिए, कोई ना कोई दाल खाया कीजिए। उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फुलफिल्स। वो मैं आगे बताऊंगा वो चीज़ें, लेकिन अभी और कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट आपको समझ आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अनबैलेंस्ड डाइट हमारे लिए क्यों नुकसानदेह, हमें क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अनबैलेंस्ड डाइट से क्या हो सकता है, अनबैलेंस्ड डाइट से क्या हो सकता है हमें, कोई इंसान या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अनबैलेंस्ड डाइट पे रहेगा, उसको क्या होगा। देखिए जो बैलेंस्ड डाइट है, अगर कोई बैलेंस्ड डाइट ले रहा है, हम कह सकते हैं ये एक हेल्दी डाइट है। क्या है? हेल्दी डाइट है। ये उसको हेल्दी रहने में ज़रूरी है। और अनबैलेंस्ड डाइट जो है ये एक अनहेल्दी डाइट है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई अनबैलेंस्ड डाइट यूज़ कर रहा है तो उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड डाइट दो टाइप्स का हो सकता है, याद रखिएगा। या तो वो कोई कंपोनेंट, कोई न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जब वो फूड कंज्यूम करता है तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा अगर हो गए दैट इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। अनबैलेंस्ड डाइट से जो एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, ये याद रखेंगे पहले, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। और बैलेंस्ड डाइट से अगर न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन। इससे जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो इसका प्रॉपर हो रहा है,
ठीक है, आपने सुना होगा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि अनबैलेंस्ड डाइट यूज कर रहा है तो उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, दैट इज अनप्रॉपर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। अब चाहे ये कंपोनेंट या कोई न्यूट्रिएंट उसके फूड में, उसके डाइट में ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जितना नीड है उससे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। एक टाइप है इसमें ओवर न्यूट्रिशन। दूसरा है कि एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें डेफिशिएंट हो, कम हो, जितना चाहिए उससे कम हो, दैट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन। और यहां पे अंडर न्यूट्रिशन जो है, आपको पता है ओवर न्यूट्रिशन से आपने सुना होगा कई सारे जो कहते हैं कि उसको ओवर न्यूट्रिशन हुआ, उसको क्या है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी इज द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ओवर न्यूट्रिशन। और ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि जड़ बनती है सारी बीमारियों की। ठीक है, कैसे बताऊंगा इंशाल्लाह कभी। आप देखिए अंडर न्यूट्रिशन जो है, ये जो है इसमें क्या है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कम खाया जाता है, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, और इससे जो डिजीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, सबको पता है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे आपने सुना होगा एनर्जी डेफिशिएंसी से कुछ एनर्जी, अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंट है तो एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, इसी तरह से मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज होंगी। इवन अगर कोई रफेज कंज्यूम नहीं करता है अच्छे से या वाटर नहीं, तो उसको भी डिजीज हो सकते हैं, उसका गट भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और अगर हाइड्रेटेड नहीं है, वाटर बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ में। हमारी बॉडी जो एक्चुअली 60% हमारी बॉडीज का वाटर का बना होता है, सो वाटर इज नेसेसरी। एक आदत डाल दीजिए आप पानी पीने की, थोड़ा पानी आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, थोड़ा सा आधा गिलास, देखिए आप कितने हेल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं सब आपको बता रहा हूं कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब चलो हम ये न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बताएंगे जो बंदा न्यूट्रिशन पढ़ता है, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ता है, जो स्टडी करता है न्यूट्रिशन की, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, इस स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं, जो स्टडी करता है न्यूट्रिशन को, दैट इज कॉल्ड, स्टडी जो करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, उस बंदे को हम कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। समझ आ रहा है? तो आप सारे न्यूट्रिशनिस्ट हो, चाहे आपने अभी न्यूट्रिशन पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, यहां पे 2 टर्म्स लिखता हूं, न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट, और यहां पे लिखता हूं मैं उसको कहते हैं डाइटिशियन। ओके, बताइए इनमें क्या फर्क है, क्या ये सेम है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, क्या ये दोनों सेम है? हम कहते हैं फलानी उसका वो डाइटिशियन है, उसका डाइटिशियन है। देखिए ये सिंपल में क्या है आप समझिएगा, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ये डाइट फॉर्मुलेट करते हैं या ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, और ये कुछ ये जो डाइट के बारे में पढ़ते हैं, इनको नॉलेज मिलती है न्यूट्रिशन की, किस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जैसे कई सारे हम में से हैं, फिर कहते हैं दूसरे को फलानी चीज़ तुम खाओ, ये करो वो करो। दैट मीन्स ये जो होते हैं इनका फोकस होता है किसी भी इंसान, किसी भी हेल्दी इंसान को गाइड करना कि कैसे क्या चीज़ें खानी है। ठीक है, सो इनका मेन फोकस जो रहता है दैट इज डाइट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, हेल्दी पर्सन्स का डाइट जो है, उन्हीं को ये सजेस्ट कर सकते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बीमार है, वो बेचारा बेड पे बैठा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो बंदा बहुत बीमार है, सिक पर्सन है, उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट आएगा, बोलेगा मैं बताऊंगा क्या खाना है तुझे, वो सही नहीं रहेगा, उसको किक करेंगे बाहर। उसके लिए डाइटिशियन होता है। समझ आ रहा है? ये सर्टिफाइड होता है, इसको एक बाज़ाब्ता डिग्री होती है, इसकी सर्टिफिकेट होती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, इसने पढ़ा होता है इसके बारे में। ठीक है, जो सिक पर्सन को न्यूट्रिशनिस्ट, एनीबॉडी कैन बी न्यूट्रिशनिस्ट, बट ये सर्टिफाइड होता है। ठीक है, डाइटिशियन। अच्छा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछता मैं, ये मैं लेकिन आंसर नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे उसमें कमेंट सेक्शन में, डाइटेटिक्स किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज डाइटेटिक्स? आपने ये भी सुना है ना, ये टर्म भी आप सबको पता है, मैं फलानी बोलता है मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। डाइटिंग क्या है? डाइटिंग ऐसे पढ़ के लगता है शायद ये डाइट बहुत ज़बरदस्त खाता है, नहीं, ये अपोजिट है। ये मतलब फूड को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि क्या ऐसे खाना है, फूड को मैनिपुलेट करना है, क्या चीज़ खाना है क्या चीज़ नहीं खाना है। इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? रिडक्शन ऑफ वेट। जनरली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कंज्यूम कम किया जाता है, तो ये एक ऐसा है। इसी तरह से अगर आपके सामने देखिए एसएसबी, मुझे ऐसा लगता है कभी ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी एक
कभी ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे आपको पूछेंगे आप हमें बताइए फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन, फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। उस वक्त आप आंसर क्या करेंगे, आपको पता होगी, आपने सुना है केमिस्ट्री का फादर, उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री या कैलोरीमेट्री का भी फादर, एंटोनी, शायद स्पेलिंग गलत है वो देख लीजिएगा, ANTONTOI शायद होगा, एंटोनी लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर। ये न्यूट्रिशन का भी फादर है, ये केमिस्ट्री का भी फादर है, और ये कैलोरीमेट्री का भी फादर है। कैलोरीमेट्री में क्या होता है, देखिए कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होती है जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, या पढ़ा होगा मुझे पता नहीं, तो जब आप कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ते हैं, केमिकल चेंज पढ़ते हैं, उसमें हीट कितनी बाहर निकलेगी, इवॉल्व कितनी हीट होगी, या एब्जॉर्ब कितनी होगी हीट, ये कैलकुलेशन जिसमें करते हैं, दैट ब्रांच और दैट टेक्निक और दैट फील्ड इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ये अलग चीज़ है, इसका भी यही फादर है, ठीक है। आपको अगर वहां पे क्वेश्चन आया, सपोज वहां उन्होंने क्वेश्चन डाला, आप हमें बताइए फादर ऑफ न्यूट्रिशन, या वहां लिख सकते हैं न्यूट्रिशनल रिसर्च, न्यूट्रिशनल रिसर्च किस में, इन इंडिया। इस बेचारे की रिसेंटली डेथ हो गई थी, लेकिन आपको मैं बताऊं, इसको पहले नाम में बता देता हूं आपको, दैट इज डॉक्टर कोलुथर गोपालन, सी गोपालन इसे बोलते हैं, ठीक है। ये 2020 में ही डाई हुआ था गोपालन। इसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है न्यूट्रिशन की स्टडी में। आपको पता है ये यहाँ पे इसकी जो एज थी ना, इसने 1 सेंचुरी पूरी की है, 100 ईयर्स ऑफ एज, 101 साल का हुआ तो बेचारे की डेथ होगी, ठीक है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ 1-2 पॉइंट आपको। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च और फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया। ये 2019 में एक्चुअली मर गया था, 2019 में, ठीक है, 2000 अक्टूबर में, शायद अक्टूबर में डेथ हो गई थी इसकी, और सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स के बाद, 100 ईयर्स एज इसकी थी। और ये जो बंदा है ना, इसे एक टाइटल दिया गया था, दैट इज, इसको कहते हैं लीजेंड, याद रखिएगा लीजेंड। ये आज मैं थोड़ा बता रहा हूँ ये पॉइंट्स, तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन है, आप ये नहीं सोचिएगा सिलेबस में है नहीं है क्या है, थोड़ा सा इसलिए बियर कीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग, इससे ये स्टार्टिंग में ही आपकी इंटरेस्ट इसमें बनेगी इस टॉपिक में, इंशाल्लाह फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लीजेंड इन मैं भूल गया, लीजेंड इन न्यूट्रिशन इसे कहते हैं, एक ना, इसे कहते हैं, याद आ गया, द लिविंग लीजेंड इन न्यूट्रिशन, द लिविंग लीजेंड इन न्यूट्रिशन। ऐसे भी कुछ भी पूछता है, कभी इनको उधर इधर का भी क्वेश्चन मिलता है ना, वो भी डाल सकते हैं ये, तो इसलिए डोंट टेक एनी रिस्क। और इसको एक अवार्ड्स भी, बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं काफ़ी सारे, उसमें मेन अवार्ड जो ना आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं इसके लिए, एक है पद्मश्री एंड पद्मा भूषण भी इसे दिया गया। सो ही इज़ द लिविंग लीजेंड इन न्यूट्रिशन, कोलुथर गोपालन। बस इतना काफ़ी है। या ये पॉइंट भी आप याद रखिए, अगर आपको वहाँ क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब है, आप सबको पता होगी, व्हेन इज दैट, 28 मई, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, बताइए न्यूट्रिशनल मंथ कौन सा है। बेसिकली पहले हम कहते थे, पहले कहते थे न्यूट्रिशनल वीक, क्या कहते थे, न्यूट्रिशनल वीक। अब ये रिप्लेस किया गया, अब बोलते हैं न्यूट्रिशनल मंथ कौन सा है, जिसमें न्यूट्रिशन के लिए रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो उसको प्रमोट किया जाता है। न्यूट्रिशनल मंथ जो है दैट इज एक्चुअली सितंबर, और न्यूट्रिशनल वीक जो पहले हम जो होता था, दैट वाज 1 सितंबर टू 7 सितंबर, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। टाइम क्या हो, 37, 1-2 मिनट और लेता हूँ, उसके बाद कल हम इंशाल्लाह, मुझे लगता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। अब ये तो न्यूट्रिशन की एक जनरल इंट्रोडक्शन थी, आज सिर्फ लिखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कल वो डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और डियर फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी कमी लग रही है मेरे पढ़ाने में, टेंशन नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू get to your expectations,
अगर आपको नॉलेज इससे कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, या आपको कोई और तरीका भी पसंद है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो बता दीजिएगा। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको इंशाल्लाह, बेसिकली हमें क्या करना होगा, उस तरह से पढ़ना होगा कि इंशाल्लाह हमारे सारे क्वेश्चन निकलने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तीनों क्वेश्चन वहाँ से निकल रहे थे। बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट आल्सो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, दिमाग में रखोगे, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। लेकिन अगर आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, फिर बोलते हो कि शायद ये नहीं निकल रहा है ये क्वेश्चन, तो वो दैट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द टीचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस बेस पे हम टाइप्स निकालते हैं इसकी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चलो एनवायरनमेंट से अपने लिए खुराक हासिल करता है, अब ये किस तरीके से खुराक हासिल करता है। हम कह सकते हैं ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड किस तरीके से हासिल करता है एनवायरनमेंट से। ये न्यूट्रिशन जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है, आप सबको पता है। वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर इज कॉल्ड, सबको पता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड मेग्जोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ब्रॉडली यही 3 टाइप के न्यूट्रिशन है, फिर इसी के टाइप्स आगे हम बताएंगे। बट द टाइम हैज़ ऑलरेडी गॉन अप, सो मैं ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉजिटिव सजेशन, कुछ भी आपको कहना, तो आप या तो कमेंट कीजिएगा अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया, या अगर ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ, आपकी चैनल में अपलोड हुआ, उसमें एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, मुझे पता है, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन इसकी आई। तो आप यहाँ पे इस ईमेल में आप मुझे मेल कर सकते हो कि सर ऐसा वो कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, ये एक ईमेल है, कांटेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि बिज़ी रहता हूँ, तो वहाँ पे कितने कॉल्स रिसीव करेंगे तो टाइम लगता है। यहाँ पे ईमेल में आप क्वेश्चन रखेंगे या कुछ भी, तो मैं उसको इंशाल्लाह अच्छे से इन्फॉर्मेशन वापस दे दूँगा, ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। वैसे फ़ोन पे नहीं हो पाता यहाँ, नहीं तो मैं यहाँ पे कांटेक्ट भी लिख देता, लेकिन बट दैट विल नॉट बी पॉसिबल कि मैं फ़ोन उठाऊँ। अगर कुछ भी और बताना हो तो इसी पे आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट, और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। और एक चीज़ और, जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो भी सर आपको पढ़ाते हैं, चाहे आपका ये हो जनरल स्टडीज़ हो, या आपका सोशल क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स हो, या मैथमेटिक्स हो, जो भी हो आपका इंग्लिश हो, आपको सबसे पहले जहन में ये रखना है कि हमें जो पढ़ा रहे हैं, यू शुड पुट फेथ ऑन दैट टीचर। एक बार आप ये करते हैं, जहन को तैयार करते हैं, हाँ भाई ये मुझे अच्छा पढ़ा रहा है, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मज़ा आएगा उनकी क्लास देने में, और आपको याद भी रहेगा। एक बार आपने जहन में पकड़ लिया कि ये शायद कम पढ़ा रहा है, या ये कुछ ऐसे वैसे बता रहा है जो नीड नहीं है, तो उस वक्त आपकी मेंटालिटी ऑलरेडी बनती है उस हिसाब से कि आप फिर उसका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू गेट सम वे इनटू द पॉजिटिवनेस ऑफ एनी पर्सन, और एक बार आप जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह, और मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच एंड होपफुली आई विल प्रेजेंट द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। और अगर नहीं आ पाता है तो आपको मैं अल्टरनेट डेज में लेक्चर दिया आपको करूँगा, क्योंकि मैं अपना भी बहुत पढ़ना पड़ता है, और केस का भी हम वो इकोलॉजी पोर्शन पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं भी अल्टरनेट डेज पे मैं आपको लेक्चर दूंगा या तो मैं इसी तरह से रेगुलरली दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।